वेलकम टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैलशा एंड मेरा नाम है चैलशा। हमने जो बैच स्टार्ट किया हुआ है वो है ईएमआरएस एंड बीपीएससी का। जैसे कि आपको पता है जो भी कॉमन टॉपिक्स है वो हम साथ साथ लेके चल रहे हैं एंड जो अलग से टॉपिक है उनकी एक अलग से आपको इंडिविजुअल क्लास भी मिल रही है। एग्जाम आपका 15 दिसंबर एंड 16 दिसंबर को रहने वाला है। तो लगभग बीपीएससी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, ईएमआरएस के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज ये ईएमआरएस की मे बी लास्ट क्लास रहेगी। तो इसमें देखिए जो आप देख भी पा रहे हो स्क्रीन पे कि पाइथन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पाइथन के यहाँ पे हम कुछ एमसीक्यूज को कवर करेंगे। अब आप कहेंगे कि मैम पाइथन के एमसीक्यूज तो हम पहले भी कवर कर चुके हैं, 100+ एमसीक्यूज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो देखिए जो हमने पहले 100+ एमसीक्यूज कवर किए थे उसके अंदर हमने जो टॉपिक्स को कवर किया था वो था कि आपका पाइथन का इंट्रोडक्टरी पार्ट था, वहां पे उसके डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, फ्लो ऑफ कंट्रोल, कंडीशनल स्टेटमेंट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड फंक्शन। यहाँ तक के टॉपिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि जो ईएमआरएस एंड केवीएस का अभी पर्टिकुलर बैच स्टार्ट नहीं हुआ है, फिर भी मैं कहूंगी कि केवीएस एंड स्पेशली ईएमआरएस के लिए ये दोनों क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब यहाँ पे देखो कि आज की क्लास में हम कौन कौन से एमसीक्यूज को कवर करेंगे, मतलब कि कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे कवर होने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे मॉड्यूल्स से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो मॉड्यूल जितने भी टाइप के यहाँ पे आपके सिलेबस में मेंशन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। फिर हम फाइल हैंडलिंग के बारे में देखेंगे। फाइल हैंडलिंग में बाइनरी फाइल, टेक्स्ट फाइल, सीएसवी फाइल, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे जो डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास। आपने देखा होगा आपके सिलेबस में एक अलग से टॉपिक मेंशन है डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, जिसमें मैट प्लॉट लाइब्रेरी है, उसके अलावा सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स है, विजुअलाइजेशन है, वो भी टॉपिक्स यहाँ पे कवर होगा। एंड उसके साथ साथ एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन, ये टॉपिक भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो टोटल 70+ एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे एंड उसके अलावा जितनी हम बातें करेंगे वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आप अपनी पूरी क्लास देख सकते हो, उसमें आपकी आई थिंक स्टार्टिंग के 2-3 मिनट और लास्ट के कुछ सेकंड्स में ही इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, उसके अलावा आपकी क्लास ही चलती है, तो कोई भी इधर उधर की बात नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। वैसे ये हमारा 16वां प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है वो, अगर आपने थ्योरेटिकल क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास को थोड़ा अच्छे से समझ लेना। विच ऑफ दिस डेफिनेशन करेक्टली डिस्क्राइब्स ए मॉड्यूल, किसके बारे में बात हो रही है कि इनमें से कौन सी डेफिनेशन मॉड्यूल के बारे में सही है। डिनोटेड बाय ट्रिपल कोट्स फॉर प्रोवाइडिंग द स्पेसिफिकेशन ऑफ सर्टेन प्रोग्राम एलिमेंट्स। तो ध्यान दीजिए ये जो ट्रिपल कोट्स की बात होती है ये बात होती है डॉक स्ट्रिंग के बारे में। ट्रिपल कोट्स अगर कहीं पे दिख जाए तो इससे रिलेटेड कौन सा कीवर्ड ठीक करोगे, डॉक स्ट्रिंग यहाँ पे ठीक रहेगा। तो मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। Design and implementation of specific functionality to be incorporated into a program। सी और देख लो, define the specification of how it is to be used any program that reuse code। तो यहाँ पे देखो reusability का फीचर वैसे फंक्शन का भी है एंड कहीं ना कहीं मॉड्यूल का भी होता है, लेकिन ये करेक्टली डिस्क्राइब नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन बी या सी में से एक ठीक रहेगा। तो ऑप्शन आपका जो करेक्टली, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो है आपका ऑप्शन बी, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू ए प्रोग्राम। ठीक है, मॉड्यूल के बारे में। एंड मॉड्यूल के बारे में एक बात और समझ लीजिए कि मॉड्यूल क्या होता है,
आपके पाइथन के अंदर, या मैं पाइथन की बात करूं, जितने भी फाइलें डॉट पी वाई एक्सटेंशन से सेव हो रही है वो सारी क्या कहलाती है, एक मॉड्यूल कहलाती है। डॉट पी वाई क्या है, एक फाइल है जिसके अंदर डेफिनेशन भी होती है और स्टेटमेंट भी होती है, ठीक है। उसके अलावा आप में मॉड्यूल हमें क्या एडवांटेजेस देता है, तो मॉड्यूल से आप इजी हो जाता है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, और सेकंड रीयूजेबिलिटी भी इसका एक फीचर रहेगा। तो इतनी बात हमें समझ में आई। एंड फंक्शन की अगर बात करें तो बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन दो होते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन को आप DEF डेफ कीवर्ड की हेल्प से क्रिएट करते हो। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉड्यूल्स। अब यहाँ पे पूछा है एडवांटेज नहीं है, तो प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ रीयूज ऑफ प्रोग्राम कोड, ये एडवांटेज होता है। प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ डिवाइडिंग अप टास्क, ये भी होता है। प्रोवाइडिंग ए मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द प्रोग्राम, प्रोवाइडिंग ए मीन्स ऑफ टेस्टिंग इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी करेक्ट है। सी के बारे में समझिए कि जो मॉड्यूल है, आप मॉड्यूल से अपने प्रोग्राम को डिवाइड तो कर सकते हो लेकिन उसका साइज कम नहीं होगा। जितनी लाइनें आपने 100 लाइनें लिखी है तो आप उसको सिंगल कर लीजिए तो भी वो 100 लाइन ही रहेंगी, आप डिवाइड कर दीजिए तो भी वो 100 लाइन ही रहेगी। तो मतलब कि आपके प्रोग्राम के साइज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा, मॉड्यूल के बारे में ये बात गलत। प्रोग्राम कोड मेकिंग यूज ऑफ ए गिवन मॉड्यूल इज कॉल्ड ए फिल इन द ब्लैंक ऑफ द मॉड्यूल, क्लाइंट, डॉक स्ट्रिंग, इंटरफेस एंड मॉड्यूलरिटी। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि जो कोड हम मॉड्यूल को देते हैं वो मॉड्यूल के लिए क्या बन जाता है, तो वो मॉड्यूल के लिए उसका क्लाइंट बन जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इज ए स्ट्रिंग लिटरल डिनोटेड बाय ट्रिपल कोट्स, वैसे ही अभी मैंने ऊपर भी बताया क्या आंसर रहेगा, ऑब्वियस सही आंसर है। फॉर प्रोवाइडिंग द स्पेसिफिकेशन ऑफ सर्टेन प्रोग्राम, डॉक स्ट्रिंग यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टॉप डाउन डिजाइन प्रोसेस, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, टॉप डाउन के बारे में बात हो रही है। The details of a program design are addressed before the overall design. Only the details of the program are addressed. The overall design of the program is addressed before the details. Only the design of the program is addressed. तो पहली तो बात, टॉप डाउन के अंदर देखो एक बिग मॉड्यूल है, फिर उसी को हम स्मॉलर में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे जो बिफोर वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, पहली तो बात। अब ये बिफोर के भी यहाँ पे दो ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट करोगे। फर्स्ट वाले में क्या कह रहा है कि द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम डिजाइन आर एड्रेस्ड, जो आप डिजाइन बना रहे हो उसकी डिटेल पहले से यहाँ पे पता होती है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द प्रोग्राम इज एड्रेस्ड, कि हमें प्रोग्राम के पूरे डिजाइन के बारे में पहले से पता होता है। तो देखो जो टॉप मॉड्यूल है इसमें सारी डिटेल होती है, तो इसीलिए ये ओवरऑल डिजाइन वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। एंड बिफोर द डिटेल, ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम है आपके सामने, आपको इसकी आउटपुट बतानी है। तो यहाँ पे एक मॉड्यूल क्रिएट हुआ है, ये डेफ चेंज नाम का एक फंक्शन है, डेफ कीवर्ड है यहाँ पे, जिसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास की है हमने, b इज इक्वल टू, ये एक स्टेटमेंट है, प्रिंट b करवाना है। फिर एक सेकेंड मॉड्यूल क्रिएट हुआ है, वो भी चेंज नाम से ही क्रिएट किया है हमने। अंदर स्टेटमेंट डिफरेंट है लेकिन फंक्शन का नाम सेम है। फिर यहाँ पे हमने एक बात और, आपको पता होगा कि आप किसी भी मॉड्यूल को दो तरीकों से क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। कितने मेथड्स है मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के, दो मेथड्स है। एक तो डायरेक्ट आप इंपोर्ट कीवर्ड यूज करें, दूसरा आप फ्रॉम इंपोर्ट वाला मेथड यूज करें। तो यहाँ पे ये सेकंड वाला सिंटैक्स आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम वाले का कीवर्ड क्या है, सिंटैक्स क्या है, फ्रॉम, यहाँ पे मॉड्यूल जिसको भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो, फ्रॉम मॉड्यूल मोड, एंड इंपोर्ट क्या कर रहे हो, मोड 1 का हम चेंज फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है।
फिर यहाँ पे आप मॉड्यूल 2 को इंपोर्ट कर रहे हो एंड चेंज फंक्शन उसमें इंपोर्ट हो रहा है। इतनी बात हमें समझ में आई। अब यहाँ पे s इज इक्वल्स टू 1 2 3 ये एक लिस्ट है, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो लिस्ट किसके अंदर होती है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। चेंज फंक्शन कॉल हुआ है। अब यहाँ पे ये देखना है कि आपको कौन सा चेंज फंक्शन कॉल हुआ है। पहली बात तो ये चेंज फंक्शन यहाँ पे इस स्टेटमेंट में जा रहा है, इस स्टेटमेंट में जा रहा है, ये आपको प्रोग्राम रन करना है। अब यहाँ पे एक बात और देख लो प्रोग्राम रन करने से पहले कि यहाँ पे चेंज एंड यहाँ पे चेंज क्या है, दोनों नाम सेम है, तो यहाँ पे नेम क्लैश हो जाएगा। तो नेम क्लैश हो जाएगा तो कोई आउटपुट जनरेट ही नहीं होगी एंड हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इजंट ट्रू अबाउट मेन मॉड्यूल्स। अब यहाँ पे देखो कौन से मॉड्यूल की बात हो रही है, मेन मॉड्यूल की बात हो रही है। ठीक है, मेन मॉड्यूल के बारे में क्या बात ट्रू नहीं है। तो देखो when a Python file is directly executed it is considered main module of a program। एक बात ध्यान रखो कि आप C++ में मेन फंक्शन को यूज करते हो, डायरेक्टली आप वहां पे मेंशन करते हो कि मेन फंक्शन यहाँ पे हमने कॉल किया है एंड मेन फंक्शन से ही आपके प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है। ये मैं बात कर रही हूँ C एंड C++ लैंग्वेज की। लेकिन अभी तक आपको इतना तो पता चल गया है कि पाइथन के अंदर आप ऐसे डायरेक्टली मेन फंक्शन नहीं लिखते हो। मतलब कि यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं लिख रहे हैं कि भाई मेन फंक्शन लिख दिया तो आपकी प्रोग्राम की स्टार्टिंग वहां से हो गई, ऐसा कुछ हम वहां पे मेंशन नहीं करते हैं। इसीलिए जब भी एक पाइथन फाइल डायरेक्टली एग्जीक्यूट होती है तो उसको कंसीडर किया जाता है, मतलब मान लिया जाता है कि वही मेन मॉड्यूल है ऑफ ए प्रोग्राम। तो ये बात यहाँ पे एकदम करेक्ट है मेन मॉड्यूल के बारे में। उसके बाद मेन मॉड्यूल में इंपोर्ट एनी नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, ये बात भी करेक्ट है। स्पेशल नेम गिवन टू मेन मॉड्यूल इज अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर, ये बात भी यहाँ पे करेक्ट है। यही नाम दिया जाता है जब आपका ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जा रहा है ये मेन मॉड्यूल है, तो मतलब बिहाइंड द आपके जो प्रोसेसिंग है उसमें यही प्रोग्राम क्या हो रहा है, रन हो रहा है, इसी नाम से वो रन हो रहा है। तो ये नाम भी, ये ऑप्शन भी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। उसके बाद अदर मेन मॉड्यूल्स कैन इंपोर्ट मेन मॉड्यूल, तो ये बात यहाँ पे गलत है, मेन मॉड्यूल एक ही रहेगा। ठीक है, तो और कोई मेन मॉड्यूल्स जो भी है वो मेन मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड नेम स्पेस। अब हमने नेम स्पेस के बारे में बात की थी, टोटल 4 नेम स्पेस हमने डिस्कस किए थे, सीरीज भी मैंने आपको बताई थी, सीक्वेंस, कि ये इसी सीक्वेंस में क्या होते हैं, रन होते हैं। सबसे पहले कोई भी फंक्शन, कोई भी वेरिएबल कहाँ पे सर्च किया जाता है, लोकल नेम स्पेस में, उसके बाद एनक्लोज्ड में, फिर ग्लोबल में एंड लास्ट होता है बिल्ट इन। ठीक है, तो ये 4 आपके नेम स्पेस है। कौन सा नहीं है आपको पता चल गया होगा, पब्लिक नेम स्पेस नहीं है। Which of the following is false about import module name form of import। तो import module name के बारे में क्या बात इनकरेक्ट है। मॉड्यूल को आप 2 तरीकों से इंपोर्ट कर सकते हो, एक आपने ऊपर देखा फ्रॉम वाला मेथड एंड दूसरा आपका ये है। तो यहाँ पे देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एंड काफी कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन भी रहता है। द नेम स्पेस ऑफ इंपोर्टेड मॉड्यूल बिकम्स पार्ट ऑफ इंपोर्टिंग मॉड्यूल। ठीक है, ध्यान से समझना। एंड वैसे ये क्वेश्चन जब मैंने ये जो मॉड्यूल का जो टॉपिक है उसमें भी करवाया हुआ है। This form of import prevents name clash. The namespace of imported module becomes available to importing module। यहाँ पे देखो ये कह रहा है becomes part and ये कह रहा है becomes available। The identifiers in modules are accessed as module name dot identifier। तो देखो D ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है एंड B ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है,
इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, क्योंकि यहाँ पे आपने एक ऊपर जो क्वेश्चन आया था जिसमें हम कोडिंग कर रहे थे उसमें भी फ्रॉम मेथड लगाया था और उसमें नेम क्लैश आ गया था। तो अगर आपको नेम क्लैश से बचना है तो आप कौन सा मेथड यूज करो, इंपोर्ट वाला मेथड यूज करो, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, डी ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है, मतलब ट्रू है। अब यहाँ पे जो हमारा आंसर है फॉल्स पूछा है वो या तो ए रहेगा या फिर सी रहेगा। तो ध्यान से समझना, जब भी आप इंपोर्ट मॉड्यूल नेम करते हो, किसी भी फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हो, तो वो उस मॉड्यूल का पार्ट नहीं बनता। क्या नहीं बनता? वो उसका पार्ट नहीं बनता। वो नेम स्पेस उसके लिए अवेलेबल हो जाता है कि भाई तुम इसको यूज कर लो, ये अभी फिलहाल अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि वो उसका पार्ट बन गया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब यही देखो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है सेम, फ्रॉम इंपोर्ट वाले मेथड के लिए फॉल्स पूछा गया है। तो फ्रॉम इंपोर्ट के लिए आपको पता है कि ये नेम क्लैश से प्रिवेंट नहीं करता, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी देख लो। दिस सिंटैक्स इज फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट आइडेंटिफायर, करेक्ट है। द नेम स्पेस ऑफ इंपोर्टेड मॉड्यूल बिकम्स पार्ट ऑफ इंपोर्टिंग मॉड्यूल, अब यहां पे वो उसका पार्ट बन गया है, ठीक है। फ्रॉम वाले के अंदर पार्ट बन गया, लेकिन जब हमने डायरेक्टली इंपोर्ट को यूज किया तो वो अवेलेबल हुआ। The identifiers in modules are accessed directly as identifier, इसके अंदर आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, आपको मॉड्यूल नेम डॉट आइडेंटिफायर लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं मॉड्यूल के बारे में। अब आगे देखिए, अब इतना डिटेलिंग में इसलिए बता रही हूं कि मुझे लगता है कि आपने मॉड्यूल वाली क्लास नहीं देखी होगी, तो इसीलिए यहाँ पे आपको डिटेलिंग में बता रही हूँ। Which of the statement about modules is false? कौन से स्टेटमेंट false है मॉड्यूल के बारे में? In the from import form of import, identifiers beginning with 2 underscore are private and are not imported. Directory function, built-in function, monitors the items in the namespace of the main module. In the from import form of import, all identifiers, regardless of whether they are private or public, are imported. When a module is loaded, a compiled version of the module with file.pyc extension is automatically produced. तो यहाँ पे मॉड्यूल के बारे में इन चार में से कौन सी बात फॉल्स है वो हमें बतानी है। तो देखो काफी इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से अगर आपने समझा हो तो आप बता सकते हो कि जो प्राइवेट वाला पार्ट होता है, जो प्राइवेट आइडेंटिफायर्स होते हैं, आप उनको इंपोर्ट नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। कहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो आप? सी ऑप्शन में इंपोर्ट कर रहे हो, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो मॉड्यूल जो हमारे सिलेबस के अंदर डिफाइन है, 3 ही मॉड्यूल मेंशन है। एक आपका मैथ मॉड्यूल है, एक आपका रैंडम मॉड्यूल है और एक स्टेटिस्टिक मॉड्यूल है, ठीक है। स्टेटिस्टिक मॉड्यूल में 3 ही फंक्शन डिफाइन है, मीन, मोड एंड मिडन, ठीक है। ये 3 आपके वहां पे डिफाइन है। इनके एग्जाम्पल के साथ ये आप एक बार मॉड्यूल की क्लास देख लेना, काफी बड़ी नहीं है, 15 मिनट के आसपास की कोई क्लास होगी, आप वहां से इजीली इस टॉपिक को कवर कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आई। अब जो आपका मैथ मॉड्यूल है उसके अंदर भी कुछ नाम डिफाइन कर दिए गए हैं, जैसे कि सील फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, पावर फंक्शन, स्क्वायर रूट, log बेस 10, cos sin 10, ये कुछ फंक्शन ही आपके यहाँ पे मेंशन है। इन फंक्शन में से जो 2 इंपॉर्टेंट आपके बनते हैं वो यहाँ पे देखो क्या क्या बनते हैं। एक है आपका सील फंक्शन, अब आपको बताना है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3.4। तो ये मैंने पहले भी काफी बार बताया है कि सील फंक्शन 3.4 है। ये क्या करेगा? लार्जेस्ट नंबर देगा, लेकिन वो स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट होना चाहिए। स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट का मतलब क्या है कि 3.4 से लार्जेस्ट तो 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, कौन सा लोगे? इनमें स्मॉलेस्ट कौन सा है? 4 है। एंड ये बात भी याद रखना कि ये इंटीजर वैल्यू देता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यही चीज फ्लोर के लिए होती
किसके लिए होती? अगर यहाँ पे फ्लोर फंक्शन लग जाता तो फ्लोर फंक्शन आपका देता है या तो स्मॉलेस्ट, फ्लोर फंक्शन आपका देगा स्मॉलेस्ट या इक्वल वैल्यू, ठीक है। तो इससे स्मॉलेस्ट कौन सी है? 2 3 है ना, इक्वल कौन सी हो गई? 3 हो गई। तो आंसर क्या देगा? ये 3 देगा। फ्लोर फंक्शन के लिए 3 देगा एंड सील फंक्शन के लिए 4 देगा। उसके बाद एक फंक्शन आता है आपका फैक्टोरियल फंक्शन, ठीक है। कौन सा फंक्शन आता है? एक फैक्टोरियल फंक्शन आता है। व्हाट इज वैल्यू रिटर्न बाय मैथ डॉट फैक्ट 6? तो यहाँ पे क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? आप कहोगे कि मैम 6 का फैक्टोरियल निकाल दो, आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये बात यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि फैक्ट नाम का कोई फंक्शन ही नहीं होता, तो ये क्या देगा? एक एरर देगा। क्या नहीं होता मैथ मॉड्यूल के अंदर? फैक्ट नाम का एक फंक्शन नहीं होता। फंक्शन कौन सा होता है? फैक्टोरियल होता है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मेंशन भी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ x इज इक्वल्स टू मैथ डॉट फैक्टोरियल 0? अब आपको 0 का फैक्टोरियल पता होना चाहिए क्या होता है। क्या करके आओगे? 0 या 1? तो मैथ मॉड्यूल में जो फैक्टोरियल फंक्शन है उसमें अगर आप 0 का फैक्टोरियल निकालोगे तो आंसर आएगा 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? What will be the output of the print math dot factorial 4.5? अब 4.5 का फैक्टोरियल कितना करोगे? 24, 120, एरर या 24.0? तो यहाँ पे देखो इसका आंसर आएगा एरर, क्योंकि ये सिर्फ को इंटीजर वैल्यू लेता है, डेसिमल वैल्यू नहीं लेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज मैथ डॉट फ्लोर 0 o 10? क्या करके आओगे? 8 10 0 9। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये 0 o क्या है। तो इस 0 o का मतलब है कि ये एक ऑक्टल वैल्यू है, ठीक है। कौन सी वैल्यू है? ये एक ऑक्टल वैल्यू है। अगर 0x हो जाता तो ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू हो जाती। तो 0 तो ऑक्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैल्यू क्या है? 10। किस में कन्वर्ट कर लो? डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। कितना आ जाएगा? 8 की पावर 0, 8 की पावर 1। 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। दोनों का एडिशन कितनी आ गई? 8 आ गई। फ्लोर निकालना है, फ्लोर क्या देगा? इसकी वैल्यू 8 ही देगा। इतनी बात समझ में आई? काफी इजी से क्वेश्चन लग रहे होंगे लेकिन उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो EMRS है देखो आपके आधे से ज्यादा सिलेबस में तो ना पाइथन भरी हुई है, तो पाइथन से ही क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इंपोर्ट डेट टाइम डी इज इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट डेट 2023-9-10। अब यहाँ पे एक मॉड्यूल जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो कौन सा इंपोर्ट कर रहे हैं? डेट टाइम मॉड्यूल आप यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। डेट टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। डी एक वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिया, डी एक ऑब्जेक्ट हो गया। डेट टाइम मॉड्यूल का भी डेट फंक्शन आप यूज करना चाह रहे हो। मैं आपको डिफाइन करके बता रही हूँ कि फंक्शन क्या कह रहा है। आपने जो डेट फंक्शन है वो क्या करता है? डेट फंक्शन क्या करता है कि डेट के अंदर आप जो भी वैल्यू देते हो वो उसको जो पाइथन आप जो भी आप यूज कर रहे हो उसमें जो फॉर्मेट सपोर्टेड है उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू आपको देता है। ये डेट फंक्शन का काम है, ठीक है। मतलब कि इस वैल्यू को ये पाइथन के अंदर जो सपोर्टेड डेट का सिंटैक्स है उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगी। तो ये आपने वैल्यू दे दी। अब आपके पास एरर इसमें आएगा नहीं, डी प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पे इन 3 में से आप करेक्ट करके आओगे, एक ऑप्शन है ना। अब यहाँ 3 में से या तो आपको पता हो या फिर आप तुक्का मारो। तो आपने तुक्का किस पे मारा? बी सी या डी पे? ऑप्शन एक बार आप कमेंट में भी बता सकते हो कि आपने यहाँ पे कौन सा आंसर दिया है। तो देखो अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ईयर है 2023, ये है आपका मंथ, ठीक है। मैं आपको करेक्ट करके बता भी देती हूँ कि ये मंथ है आपका एंड ये आपकी डेट है, ये आपका ईयर है। तो जो फॉर्मेट इसके अंदर सपोर्ट करता है वो है आपका, ये देखो,
ठीक है, ये सपोर्ट कर रहा है, इतना मैंने बता दिया। अब तो आप आंसर करेक्ट कर ही सकते हो। कौन सा आंसर करेक्ट करके आए हो? तो देखो डी तो गलत हो गया, ठीक है, सी किया है तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने नो मेंशन तो किया है, यहाँ पे भी नो हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो एम एम है तो इसका मतलब 09 रहेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, छोटी सी बात है, समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से ये डेट एंड टाइम के लिए ये। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? पीछे वाला अगर अच्छे से समझ में आया है तो इस वाले को बताओ। इंपोर्ट डेट टाइम डी इज इक्वल टू सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे मैंने 09 पहले से ही मेंशन कर दिया है। क्या ऑप्शन करेक्ट करके आओगे? अब आप करेक्ट करके आओगे ऑप्शन बी, है ना? और मैं कहूंगी कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप 09 नहीं लिख सकते, ये तो पाइथन का जो सिंटैक्स है उसके अंदर वो अपने आप देगा। यहाँ पे ये 9 ही आएगा। अगर ये 10 होता तो ठीक बात थी, लेकिन ये 9 है तो यहाँ पे सिंगल डिजिट ही आएगी और ये एक एरर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? क्लास अच्छी लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना, ठीक है? What will be the output of the following Python code if the system date, देखो फिर से डेट एंड टाइम का एक फंक्शन है। अब सिस्टम डेट मेंशन है यहाँ पे 18 जून 2017 संडे, ठीक है, सारी चीज है। 18 तारीख है, जून का महीना है, 2017 ईयर है, डे भी मेंशन है, संडे है। तो यहाँ पे टी डे एक वेरिएबल, एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया इज इक्वल टू डेट टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट किया, जिसके डेट फंक्शन के अंदर डेट के भी हमने टुडे फंक्शन को कॉल किया। मतलब कि डेट टाइम मॉड्यूल में डेट है, डेट के अंदर भी एक टुडे फंक्शन है, उसको आप कॉल कर रहे हो, प्रिंट करवा रहे हो क्या? टुडे डॉट वीक डे फंक्शन। अब इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए सिस्टम डेट ये है, मतलब कि टुडे का मतलब यही डेट है, ठीक है? तो ये टुडे एक फंक्शन हो गया। अब वीक डे को आपको यहाँ पे प्रिंट करवाना है। वीक डे का मतलब संडे यहाँ पे है तो संडे की ये क्या वैल्यू प्रिंट करेगा? 0 से लेके 6 तक यहाँ पे वैल्यू होती है। अब आपके लिए कंफ्यूजन ये रहेगा कि 0 संडे है या 6 संडे है ना? यही कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे देखो पाइथन के अंदर मंडे को 0 से स्टार्ट करते हैं, तो मतलब कि 6 यहाँ पे संडे है एंड ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे अगर मॉड्यूल की हम बात करें तो मॉड्यूल है आपका रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल क्या होता है? आपने देखा होगा, रीकैप्चा देखते हो ना, अब जब भी लॉगिन करते हो तो आपको एक अलग से नंबरिंग मिलती है, रीकैप्चा आप जिसको बोलते हो, वो हमेशा अलग होता है। तो वो किसकी हेल्प से जनरेट हो रहा है? वो इसी रैंडम मॉड्यूल की हेल्प से जनरेट होता है। या फिर आप करो सूडो रैंडम नंबर, या हम प्लेइंग कार्ड्स प्ले कर रहे हो आप जब भी उनको शफल करोगे तो हर बार एक नया कार्ड निकलेगा। गेम्स आप खेलोगे या फिर लॉटरी स्क्रैच कार्ड है, इन सब में क्या यूज हो रहा है? आपका रैंडम मॉड्यूल यूज होता है। इसके लिए आपको कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा? रैंडम मॉड्यूल ही इंपोर्ट करना पड़ता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू इंक्लूड द यूज ऑफ फंक्शन विच आर प्रेजेंट इन द रैंडम लाइब्रेरी वी मस्ट यूज द ऑप्शन। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इंपोर्ट रैंडम, ठीक है। ये डॉट वाला यहाँ पे गलत है, ये रैंडम डॉट रैंडम भी यहाँ पे गलत है, रैंडम डॉट एच भी गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन इफ द रैंडम मॉड्यूल हैज ऑलरेडी बीन इंपोर्टेड। हमने मान लिया कि रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट हो चुका है, उसके बाद ये स्टेटमेंट अगर यूज करे तो क्या प्रिंट होके आएगा? अब हमारे जो सिलेबस में ना रैंडम मॉड्यूल के केवल 3 कितने फंक्शंस यहाँ पे यूज किए गए हैं? तो देखो एक रैंडम फंक्शन है, उसके बाद एक रैंड रेंज फंक्शन है, एक रैंड इंट फंक्शन है। ये 3 फंक्शन की ही बात हुई है, उसके अलावा और भी फंक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि तीनों फंक्शन क्या कहते हैं। तो रैंडम फंक्शन क्या कहता है? रैंडम फंक्शन आपकी वैल्यू जनरेट करेगा 0 और 1 के बीच की,
ठीक है, 0 और 1 के बीच की वैल्यू जनरेट करेगा, इसमें 1 कभी भी नहीं देगा, सिर्फ 0 पॉइंट में कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। ये है आपका रैंडम फंक्शन, याद रखना, रैंडम फंक्शन। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन है यहाँ पे वो है रैंड रेंज फंक्शन। कौन सा है? रैंड रेंज फंक्शन। ये क्या करेगा, इसके अंदर भी आप दो वैल्यू पास करते हो, एक अपर वैल्यू एक लोअर वैल्यू। ठीक है, एक अपर वैल्यू एक लोअर वैल्यू। बाय डिफॉल्ट हम 0 और 1 ही मान के चलते हैं। एक ये इंटीजर वैल्यू देगा, इसके बारे में याद रखना कि जो रैंड रेंज फंक्शन है आपका वो क्या देगा, आपको एक इंटीजर वैल्यू देगा। इंटीजर वैल्यू का मतलब क्या हुआ, यहां ऊपर रैंडम फंक्शन में तो आपको पॉइंट में वैल्यू मिल रही है, लेकिन यहां पे आपको क्या मिलेगी, इंटीजर वैल्यू मिलेगी। याद रखना, रैंड रेंज फंक्शन आपको एक इंटीजर वैल्यू देता है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 और 1 होती है। इतनी बात हमें समझ में आई। मान लीजिए रैंड रेंज के अंदर हमने 30 पास कर दिया, तो ये कितनी वैल्यू को शो करेगा, ये 0 से लेके 29 तक की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। इनमें से कोई भी एक वैल्यू को ये आपको देगा रिटर्न में। थर्ड फंक्शन है रैंड इंट फंक्शन। रैंड इंट फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर भी आप दो पैरामीटर पास करते हो, ठीक है, लेकिन इसके बारे में जो मेन बात है वो आपको ये ध्यान में रखनी है कि अभी तक जो हमने दो फंक्शन की बात करी उनमें अपर वैल्यू इंक्लूड नहीं होती थी, लेकिन रैंड इंट के अंदर अपर वैल्यू भी इंक्लूड होती है। ठीक है, समझ में आ गया, दो पैरामीटर पास होते हैं, याद रखना, एक पास करोगे तो एरर देगा। चलिए अब बात कर लेते हैं रैंडम डॉट रैंड इंट 3.5, 7। क्या वैल्यू ये हमें देगा, एरर एनी इंटीजर बिटवीन 3.5 एंड 7 इंक्लूडिंग 7, any integer between 3.5 and 7 excluding 7, the integer closest to the mean of 3.5 and 7। क्या करके आओगे, कुछ तो यहाँ पे देखो ये जरूर करके आएंगे, बी ऑप्शन की मैम अभी तो आपने बताया 7 इंक्लूड रहेगा, है ना, मैंने बताया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। क्यों, क्योंकि आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि ये केवल इंटीजर वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, रैंडम जो होते हैं मॉड्यूल उसके अंदर हम इंटीजर वैल्यू को ही देते हैं, तो यहाँ पे अगर ये 3 होता तो ये बात करेक्ट थी, तो इसीलिए इसने क्या दिया, एरर दिया। ये रैंडम मॉड्यूल है, ये रैंड इंट इसका एक फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following functions helps us to randomize the items of a list? Seed, randomize, shuffle या uniform? तो देखो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट रहेगा, शफल फंक्शन इसमें हेल्प करता है। ठीक है, What is the interval of the value generated by the function random.random function assuming that the random module has already been imported? अभी आपको पता है, तो अब आपको ये पता है कि भाई रैंडम फंक्शन के अंदर 0 इंक्लूड होता है, 1 नहीं होता। अब कंफ्यूजन कहां पे आएगा कि इनमें से कौन सी ब्रैकेट इंक्लूड करने की है और कौन सी ब्रैकेट एक्सक्लूड करने की है ना, यही पर कंफ्यूजन है। तो देखो ध्यान से समझना कि जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है वो इंक्लूड करने के लिए होती है एंड पैरेंथेसिस आपकी क्या है, एक्सक्लूड करने के लिए। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट रहेगा। What will be the output of the following Python code? Random.rand range 091.5। बताइए, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। रैंड रेंज फंक्शन है, ठीक है, वैसे तो इसके अंदर सिर्फ दो ही पैरामीटर पास होते हैं, इनिशियल वैल्यू आपकी 0 है एंड फाइनल वैल्यू जो अपर लिमिट है यहाँ पे वो 91 रहेगी। इसका मतलब ये क्या करेगा, 0 से लेके 90 तक की वैल्यू को ये प्रिंट करेगा। लेकिन यहां पे जो इन्होंने अलग से ऐड किया है वो है 5। ये 5 का भी अब ऐसे ही तो ऐड किया नहीं होगा, कुछ ना कुछ मतलब यहां पे होगा।
तो 5 का मतलब है कि ये 0 से 90 के बीच में केवल 5 के मल्टीपल वाली वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब इनमें देख लो 5 का मल्टीपल कहां बनता है, यहां पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ऐसे आएगी, 90 लास्ट रहेगा। इनमें कौन सी वैल्यू यहां पे आ रही है जो कि 5 का मल्टीपल है, वो है आपकी 10, तो ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट रहेगा। बोथ द फंक्शंस रैंड इंट एंड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिए। एक्सेप्ट पैरामीटर, कितने पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं, अभी तो बताया 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, रैंडम डॉट रैंड रेंज 1 to 100 एंड 10। अब इसका क्या करके आओगे, तो यहां पे जो मुझे लग रहा है आपने ऑप्शन टिक किया होगा 80, है ना। क्यों टिक किया होगा कि मैम 80 10 का मल्टीपल है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, और ये गलत है। क्यों गलत है, अब ध्यान से देखो, उसमें तो था 0, ठीक है, 0, जब 0 में 5 ऐड करोगे तो 5 ही आता है, तो इसीलिए वो 5 के मल्टीपल रहे। यहां से स्टार्टिंग हो रही है, 1 से स्टार्टिंग हो रही है, तो इसीलिए पहले क्या करो, 10 में जो भी इसका मल्टीपल आएगा उसमें आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर यहां पे आपने मल्टीपल निकाला कितना, लास्ट मल्टीपल इसका निकाला 90, 90 में 1 ऐड कर दो, कितना आएगा 91, तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट रहेगा। और अगर यहाँ पे 0 होता तो ऑप्शन डी करेक्ट होता। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अगर यहाँ पे 2 होता तो क्या, या तो फिर 92 होना चाहिए था ऑप्शन में, जो कि नहीं है यहाँ पे, फिर 32 ऑप्शन करेक्ट हो जाता अगर 2 के लिए। समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ The process of pickling in Python includes, देखिए अब हम आ गए हैं कहां पे, फाइल हैंडलिंग में आ गए हैं। पाइथन में कितने टाइप की फाइल सपोर्ट करता है, पाइथन 3 टाइप्स की फाइल को सपोर्ट करता है। कौन कौन सी है, टेक्स्ट फाइल है, बाइनरी फाइल है और CSV फाइल है। टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन होती है .txt एंड बाइनरी फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, .dat भी होती है बाइनरी फाइल की एक्सटेंशन, और CSV फाइल की एक्सटेंशन होती है .csv। ठीक है, टेक्स्ट फाइल टेक्स्ट में स्टोर करता है, बाइनरी फाइल में बाइनरी की फॉर्म में या फिर 0 and 1 की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। CSV फाइल के अंदर टैब्यूलर फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, जैसे कि एक्सेल में स्टोर करते हो वैसे ही CSV के अंदर स्टोर होता है। इतनी बात समझ में आई, मेन डिफरेंस। अब ये पिकलिंग क्या है, तो बाइनरी जो फाइल होती है, जब आप बाइनरी फाइल के साथ काम करते हो तो 2 मॉड्यूल काम करते हैं। एक मॉड्यूल है पिकल मॉड्यूल और एक होता है अनपिकल मॉड्यूल, पिकलिंग प्रोसेस एंड अनपिकलिंग प्रोसेस। ठीक है, पिकल मॉड्यूल क्या होता है, जब भी आप एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल को बाइनरी फाइल में कन्वर्ट करोगे तो काम करेगा पिकलिंग मॉड्यूल, और जब आप बाइनरी फाइल को रीड करने के लिए उसको क्या करोगे, नॉर्मल फाइल में कन्वर्ट करोगे, टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करोगे, तो यूज होगा अनपिकल मॉड्यूल। समझ में आ गया, पिकल मॉड्यूल मतलब कि आप डेटा राइट कर रहे हो, टेक्स्ट फाइल को किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, या पाइथन ऑब्जेक्ट को किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, बाइनरी में। बाइनरी का मतलब क्या हुआ, बाइट स्ट्रीम में, तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट रहेगा। इतनी बात समझ में आई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये समझो कि पिकल मॉड्यूल में उन्होंने इस तरह से मेंशन नहीं किया, मान लो कि भैया बाइट में कन्वर्ट कर रहे हो, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो, उन्होंने पूछ लिया, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा भी है कि टू स्टेरिलाइज एन ऑब्जेक्ट हिरार्की। स्टेरिलाइज जो टर्म है वो आपकी पिकल मॉड्यूल से रिलेटेड है, और डीस्टेरिलाइज जो टर्म है वो अनपिकल मॉड्यूल से रिलेटेड होती है। इतनी बात समझ में आई। जब आप पिकल मॉड्यूल यूज करते हो, स्टेरिलाइज करते हो, स्टेरिलाइज का मतलब आप डेटा को राइट कर रहे हो, तब आपका कौन सा फंक्शन यूज होता है, तब आपका फंक्शन यूज होता है डंप। मतलब कि राइट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है, डंप फंक्शन, या फिर मैं कहूं कि बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है, डंप फंक्शन। स्टेरिलाइज करने के लिए डंप फंक्शन, पिकल मॉड्यूल में डंप फंक्शन। जितनी बार भी डंप फंक्शन कॉल होगा उतनी बार ही लोड फंक्शन कॉल होगा। डीस्टेरिलाइज करने के लिए लोड फंक्शन,
वापिस से टेक्स्ट फाइल में ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए लोड फंक्शन। समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे देख लेते हैं। लोड फंक्शन के अंदर एक ही पैरामीटर पास होता है और वो होता है आपका फाइल का ऑब्जेक्ट। डंप फंक्शन में हम क्योंकि राइट करते हैं इसीलिए दो पैरामीटर पास होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है फाइल का ऑब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट का मतलब है कि आप क्या राइट कर रहे हो। और डिटेलिंग के लिए क्लास देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें और भी अच्छे से एंड काफी नई नई बातें आपको पता चलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पिकल्ड, किसको आप पिकल नहीं कर सकते, मतलब कि किसको आप बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फंक्शन विच आर डिफाइंड एट द टॉप लेवल ऑफ ए मॉड्यूल विद लैम्डा, फंक्शन विच आर डिफाइंड एट द टॉप लेवल ऑफ ए मॉड्यूल विद डेफ, built-in function which are defined at the top level of a module, classes which are defined at the top level of a module। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। जो मॉड्यूल लैम्डा के साथ होते हैं उनको आप पिकल नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते। Which of the following statements are true? When you open a file for reading, if the file does not exist, an error occurs। When you open a file for reading, ये बात करेक्ट है, ठीक है। अगर आपने कोई फाइल रीड करनी है और वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो एरर आएगा, ध्यान रखना ये टर्म्स। When you open a file for writing, अभी आप राइटिंग के लिए ओपन कर रहे हो, फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्या होता है, एक नई फाइल क्रिएट हो जाती है, ये बात ठीक है। When you open a file for writing, if the file exists, the existing file is overwritten with new file। ये बात भी यहाँ पे करेक्ट है, ओवर रिटर्न हो जाती है। अगर आप इसको अपेंड करते तो आपका डेटा ऐड हो जाता, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखो, रीडिंग मोड में जो आपका कर्सर है वो स्टार्टिंग पे पॉइंट आउट करता है एंड राइटिंग मोड में आपका कर्सर एकदम लास्ट पे पॉइंट आउट करेगा। यहाँ पे ऑल ऑफ द मेंशन हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, डी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। और बात समझ लो, जो आपके टेक्स्ट मोड है वो आपको पता है, आर मतलब रीड, डब्ल्यू मतलब राइट, ए मतलब अपेंड, इतना हमें पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू रीड द एंटायर रिमेनिंग कंटेंट्स ऑफ द फाइल एज ए स्ट्रिंग फ्रॉम ए फाइल ऑब्जेक्ट इन फाइल वी यूज। अब यहाँ पे कुछ फंक्शंस है, फाइल को आप रीड कर रहे हो। पहली बात तो रीड करने के लिए कौन कौन से फंक्शन है आपके पास, एक होता है रीड फंक्शन, एक है रीड लाइन फंक्शन और एक है रीड लाइंस फंक्शन। तो यहाँ पे आपको पूरा कंटेंट एक बार में रीड करना है, एंटायर कंटेंट, सारी फाइल एक बार में रीड करनी है तो यहाँ पे रीड फंक्शन यूज करोगे। अगर आपको केवल दो ही कैरेक्टर को रीड करना होता तो क्या यूज करते, रीड टू। किसकी बात हो रही है, कैरेक्टर की, ठीक है। एक लाइन रीड करनी है तो रीड लाइन फंक्शन, और लाइन बाय लाइन सभी को रीड करना है तो सारी लाइनों को रीड करना है तो रीड लाइंस फंक्शन, ठीक है। टू रीड द नेक्स्ट लाइन ऑफ द फाइल फ्रॉम ए फाइल ऑब्जेक्ट इन फाइल वी यूज रीड लाइन फंक्शन। द रीड लाइंस मेथड रिटर्न्स str string, a list of lines, a list of single characters, a list of integer। तो ध्यान रखना ये जो read line है ये string रिटर्न करता है, लेकिन read lines फंक्शन list रिटर्न करता है, a list of lines। What is the use of tell function method in Python? Tells you the current position within the file, tells you the end position within the file, tells you the file is opened or not, none of the mentioned। तो ये आपको करंट पोजीशन बताएगा, tells you the current position within the file। seek फंक्शन का काम क्या है, sets the file current position at the offset, sets the file previous position at the offset, sets the file current position within the file, none of the mentioned। तो ये आपकी करंट पोजीशन को ऑफसेट के ऊपर सेट कर देता है। इसमें तीन वैल्यू जाती है सीक फंक्शन में, 0, 1 और 2। 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ फाइल एंड 2 का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल, ठीक है। और 1 का मतलब आप कोई और एक करंट कोई भी एक पोजीशन को सेट करना चाहते हो वो 1 के अंदर। बाय डिफॉल्ट आपकी 0 होती है, मतलब बिगिनिंग के ऊपर आपके पोजीशन को लेके आएगा।
Which of the following mode will refer to binary data RW प्लस B? तो यहाँ पे देखो वैसे किसी के आगे प्लस मेंशन नहीं है ना, सिर्फ प्लस लिखा हुआ है, तो ये करेक्ट मत कर देना। ये RW टेक्स्ट मोड है, B यहाँ पे करेक्ट रहेगा। यहाँ पे B का मतलब क्या है? बाइनरी डेटा। What is the correct syntax of open function? ओपन कैसे करोगे किसी भी फाइल को? तो एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाओगे सबसे पहले, इक्वल्स टू ओपन फंक्शन लिखोगे, फिर फाइल नेम दोगे, उसका एक्सेस मोड दोगे और बफरिंग ऑप्शनल है यहाँ पे, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। बाय डिफॉल्ट रीड मोड में ओपन होती है, तो एक्सेस मोड भी यहाँ पे ऑप्शनल है। Which function is used to write all the characters? अब write के बारे में भी यहाँ पे देखो तीन फंक्शन होते हैं, एक होता है write फंक्शन, एक होता है write line फंक्शन और write lines फंक्शन। ठीक है, तीन है। write all the characters, तो यहाँ पे write फंक्शन रहेगा। Which function is used to write a list of string in a file? किसकी बात हो रही है? list of string in a file। एक बार ऊपर करेक्ट करना कि जो राइट फंक्शन, राइट के लिए यहाँ पे दो ही फंक्शन होते हैं, तीन नहीं होते हैं, क्योंकि राइट लाइन नहीं होता, रीड लाइन ही होता है। तो राइट लाइन जैसा कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पे, एक राइट फंक्शन है, एक राइट लाइंस फंक्शन है। ठीक है, राइट पूरे ऑल दी कैरेक्टर्स को एक बार में राइट कर देगा, एंड आपको लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में राइट करना है तो राइट लाइंस फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, एक बार तो यहाँ पे बाय मिस्टेकली मैंने बोल दिया तीन, यहाँ पे दो रहेंगे। What is the difference between R plus and W plus mode? दोनों में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे देखो R plus and W plus mode की बात कर रहे हैं हम। जो बाइनरी आपकी होती है ना, बाइनरी के अंदर हमने अभी बात करी थी B लग जाता है, तो जैसे कि RB, WB, इसका मतलब क्या हुआ? ये आपके बाइनरी फाइल की बात हो रही है। अब यहाँ पे R प्लस में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि जो आपका पॉइंटर है वो बिगिनिंग पे रहता है, एंड W प्लस के अंदर वो आपका एंड पे रहेगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। हाउ डू यू गेट द नेम ऑफ ए फाइल फ्रॉम ए फाइल ऑब्जेक्ट FP? FP डॉट नेम, FP डॉट फाइल नेम, सेल्फ डॉट नेम एंड FP डॉट नेम। तो यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट है, हाउ डू यू गेट द नेम ऑफ ए फाइल फ्रॉम ए फाइल ऑब्जेक्ट? तो कैसे लिखते हो आप? ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट नेम। हाउ डू यू डिलीट ए फाइल? फाइल को डिलीट कैसे करेंगे हम? तो डिलीट करने के लिए आपका फंक्शन यूज होता है रिमूव। तो OS यहाँ पे मॉड्यूल है, एंड OS डॉट रिमूव फाइल का नेम, आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा, फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी। How do you change the file position to an offset value from the start? अब मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, स्टार्ट मतलब कि 0 ऑफसेट रहेगी, तो fp.seek offset 0. What happens if no arguments are passed to the seek function? File position is set to the start of file, file position is set to the end of file, file position remains unchanged and error. तो यहाँ पे अगर नो आर्ग्यूमेंट है तो आपका एरर आएगा, क्योंकि सीक फंक्शन के अंदर एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट क्या होती है? पास होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इज ए फाइल फॉर्मेट विच स्टोर्स रिकॉर्ड सेपरेटेड बाय कोमा? तो कौन सा फाइल फॉर्मेट है? .csv. The CSV files can be operated by software, spreadsheet, notepad, MS Excel, all of the above, all of the above. When you read CSV file using CSV.reader function, it returns the value in object. तो अब अगर आप CSV.reader फंक्शन को यूज कर रहे हो तो ये क्या रिटर्न करेगा? नेस्टेड लिस्ट रिटर्न करेगा। Which is the correct way to import a CSV module? Import CSV from CSV import star, none of the above या both? तो both option correct है। How many except statements can a try except block have? कितनी except statements होती है? अब exception handling के questions हैं आपके सामने कुछ, तो आप कितने भी except statements डाल सकते हो, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, मिनिमम 1 होना चाहिए, तो मोर देन 0। When will the else part of
ट्राई एक्सेप्ट एल्स बी एग्जीक्यूटेड। अब ये जो सीक्वेंस है ना, ध्यान रखना ये इसी सीक्वेंस में रहते हैं। पहले ट्राई आता है, फिर एक्सेप्ट आएगा, फिर एल्स आएगा। एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा? तो एल्स पार्ट की खासियत है कि जब आपके प्रोग्राम में कोई भी एक्सेप्शन ना आए, मतलब कि ये एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट ना हो, तब आपका एल्स पार्ट क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी। व्हेन इज द फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड? फाइनली ब्लॉक का मतलब क्या है कि अगर एक्सेप्ट नहीं है तो फाइनली ब्लॉक हो आपके प्रोग्राम में। एक तो बात ये रखो। दूसरी बात, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ऑलवेज। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? ये फंक्शन है एक फू नाम का, ट्राई है, ट्राई के अंदर हमने रिटर्न 1, फाइनली रिटर्न 2, के इज इक्वल टू फू फंक्शन प्रिंट के। तो ये क्या वैल्यू प्रिंट करेगा? ट्राई ब्लॉक वाली प्रिंट करेगा या फाइनली ब्लॉक की? तो हमें पता है कि फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है, तो इसीलिए ये प्रिंट करेगा 2। What will be the output of the file following Python code? अब यहाँ पे देखो प्रिंट करवा रहे हो आप print 1 and print 2, तो यहाँ पे अब प्रिंट हो रहा है। एंड दूसरी बात, यहाँ पे k इज इक्वल टू हमने यूज नहीं किया है, फू फंक्शन को कॉल कर लिया, उसके बाद 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 2 प्रिंट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ऊपर वाले प्रोग्राम में रिटर्न हो रहा था। What will be the output of the following code? ए फंक्शन में यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ट्राई ब्लॉक है, उसके अंदर हमने एफ के अंदर 2 वेरिएबल पास कर दिए x4, फाइनली के अंदर प्रिंट आफ्टर एफ, प्रिंट आफ्टर एफ। ये जो प्रिंट है ये फाइनली के अंदर है, ठीक है। ए फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है, क्या आउटपुट आएगी? तो इसकी आउटपुट क्या जनरेट करोगे? आप कहोगे कि मैम फाइनली वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, आफ्टर एफ करेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये बात गलत है, क्योंकि ये आएगा एरर। एरर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे एफ यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया आपने कहीं पर भी एफ डिफाइन हो रहा है जिसको आप यहाँ पे यूज कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए एरर आएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट हुई है, 1 2 3 3 एलिमेंट्स गए हैं। अभी एरर्स देखो किस नाम से आते हैं, एक बार एक्सेप्शन हैंडलिंग की क्लास देखना, उसमें काफी सारे एरर्स डिफाइन है, किस एरर का क्या एग्जाम्पल है वो भी है। तो यहाँ पे लिस्ट क्रिएट हो गई है 1 2 3, आपने लिस्ट 3 को यहाँ पे यूज करना चाह रहे हो। अब इनका इंडेक्स देखो 0 1 और 2, क्या लिस्ट 3 इंडेक्स यहाँ पे है? नहीं है। कौन सा एरर आ जाएगा? इंडेक्स एरर आ जाएगा। बाकी के एरर के एग्जांपल के लिए एक बार क्लास देखना। Which of the following statement is true? The standard exceptions are automatically imported into Python programs. All raised standard exceptions must be handled in Python when there is एक raise function भी यहाँ पे यूज होता है, ध्यान रखना। एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर ही रेज फंक्शन होता है। रेज फंक्शन का मतलब क्या हुआ? आपने एक्सेप्शन को रेज कर दिया, अब पाइथन अपने आप उसको हैंडल करेगा। All raised standard exceptions must be handled in Python when there is a deviation from the rules of a programming language. A semantic error is thrown if any exception is thrown in try block, else block is executed. True की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन ए। The standard exceptions are automatically imported into Python programs. Which of the following is not a standard exception in Python? तो नेम एरर होता है, ठीक है, IO इनपुट आउटपुट एरर है, वैल्यू एरर भी होता है, असाइनमेंट एरर कोई नहीं होता, तो इस टाइप का कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। An exception is an object, a special function, a standard module, a module, तो exception is an object. Exceptions are raised as a result of an error in opening a particular file. आप एक फाइल को ओपन नहीं कर पा रहे हो, कौन सा एरर आएगा? इनपुट आउटपुट एरर आएगा, IO एरर। Which of the following blocks will be executed whether an exception is thrown or not? Exception throw हुआ नहीं हुआ, कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है? तो फाइनली ब्लॉक आपका हमेशा एग्जीक्यूट होता है। Which of the following thing can be data in pandas? अब ये पांडा के बारे में कुछ है क्वेश्चंस, डेटा हैंडलिंग इन pandas।
तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से डेटा हो सकते हैं पांडास के अंदर। ए पाइथन डिक्शनरी, एन डायमेंशनल एरे, स्केलर वैल्यू ऑल, तो ऑल रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट कैन बी एक्सेप्टेड बाय डेटा फ्रेम, ये डेटा फ्रेम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लास्ट जो अभी केवीएस का एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी सीएसवी से रिलेटेड और डेटा फ्रेम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। Which of the following input can be accepted by data frame? Structured n dimensional array, series, data frame, all of the mentioned. तो यहां पे भी आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। ये तीनों टाइप की वैल्यू ही डेटा फ्रेम के अंदर जा सकती है। पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। अ डेटा फ्रेम, ये ध्यान से समझना, अ डेटा फ्रेम इज लाइक ए fixed size dictionary in that you can get and set values by index label. यहाँ पे मैं बता दूं पहले ही कि ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्यों? मतलब कि हमारा आंसर यही है। क्यों? क्योंकि ये जो बात हो रही है ना, ये डेटा फ्रेम के लिए नहीं है, ये सीरीज के लिए है। सीरीज इज लाइक ए फिक्स्ड साइज डिक्शनरी इन दैट यू कैन गेट and set values by index label. ध्यान रखना, by index label and fixed size है। Series can be passed into most numpy methods expecting an n-dimensional array. Correct है। चारों ऑप्शन इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि कोई भी ऑप्शन आ सकता है एग्जाम में, किसी भी ऑप्शन से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। वरना आंसर तो हमें पता चल गया ए। तो ये बी ऑप्शन भी आपका सीरीज के लिए करेक्ट है। A key difference between series and n-dimensional array is that operation between series automatically align the data based on label. ये देखो पहले पार्ट में ही बात हुई है कि उसके अंदर इंडेक्स लेबल यूज होता है, तो ये ऑटोमेटिकली अलाइन कर देता है डेटा को बेस्ड ऑन दी लेबल, ठीक है। तो सीरीज का मतलब समझिए लेबल से। Which of the following takes a dict of dict or a dict of array like sequence and returns a data frame? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, डेटा फ्रेम डॉट फ्रॉम आइटम्स, ठीक है। Which of the following works analogously to the form of the dict constructor? ये जब भी डिक्ट की बात हो, डिक्शनरी की बात हो, तो इसके लिए जो फंक्शन होता है वो फ्रॉम आइटम्स ही रहता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। The plot method on the series and data frame is just a simple wrapper around. क्या है? प्लॉट मेथड ऑन सीरीज एंड डेटा फ्रेम। प्लॉट अगर आपको चार्ट बनाना है, प्लॉट मैथ, आप कोई भी अगर चार्ट बनाना चाहते हो तो प्लॉट करने के लिए आप क्या यूज करते हो? प्लॉट फंक्शन यूज करते हो। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, plt.plot फंक्शन। पॉइंट आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन विद रिगार्ड्स टू काइंड कीवर्ड फॉर ग्राफ प्लॉटिंग। तो हिस्ट यहाँ पे हिस्टोग्राम के लिए होता है, ठीक है। बॉक्स के मतलब बॉक्स प्लॉट आप बना रहे हो, एरिया का मतलब है एरिया प्लॉट कर रहे हो। तो यहाँ पे चार ऑप्शन करेक्ट है। यू कैन क्रिएट ए स्कैटर प्लॉट, ये प्लॉट का मतलब चार्ट समझना। ये स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स यूजिंग द मेथड इन pandas डॉट टूल्स डॉट प्लॉटिंग। तो स्केलर प्लॉट के लिए आप यूज करोगे यहाँ पे, स्कैटर प्लॉट के लिए आप यूज करोगे स्कैटर अंडरस्कोर मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following plots are often used for checking randomness in time series? Auto causation, auto rank, auto correlation, none। तो इसका आंसर auto correlation है, ये आपको दिख भी गया है, बोल्ड में है, ठीक है। auto correlation रहेगा। Which of the following statement will import pandas? Import pandas as PD, import panda as py, import pandas py as pd, all of the mentioned। कैसे इंपोर्ट करते हो आप पांडास मॉड्यूल को? एंड क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कैसी क्लास लग रही है, ठीक है। और शेयर तो कर ही देना, है ना, उसके लिए तो बोलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो इंपोर्ट, पहली बात तो ये पांडास है, ठीक है, ये पांडा नहीं है, तो ये बात गलत हो गई। ये पांडास पी भी नहीं है, ये भी गलत है। तो इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ठीक है। ये पीडी की जगह आप कुछ और भी यूज कर सकते हो। Which of the following object you get after reading CSV file?
जब आप CSV फाइल को रीड करते हो तो आपको क्या आउटपुट में मिलता है, क्या ऑब्जेक्ट मिलता है, डेटा फ्रेम, कैरेक्टर, वेक्टर, पैनल, ऑल ऑफ द मेंशन। तो आपको मिलेगा डेटा फ्रेम, ठीक है। Point out the wrong statement. Series is 1D labeled homogeneously typed array. ये बात करेक्ट है, सीरीज आपकी वन डायमेंशनल होती है। डेटा फ्रेम इज जनरल टू डायमेंशनल लेबल्ड, टू डायमेंशनल होते हैं डेटा फ्रेम, ये बात ठीक है। उसके बाद आगे भी ध्यान से देखो, साइज म्यूटेबल टैब्यूलर स्ट्रक्चर, ये बात भी ठीक है। विथ पोटेंशियली हेट्रोजेनियसली टाइप्ड कॉलम्स, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डेटा फ्रेम में हेट्रोजेनियसली, एंड सीरीज के अंदर किसकी बात हुई है, होमोजेनियसली। ये कीवर्ड्स याद रखना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं ये नहीं कहूंगी एग्जैक्टली यही आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना, तो कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। तो सीरीज आपकी वन डायमेंशनल है, होमोजेनियसली होती है। डेटा फ्रेम आपकी टू डायमेंशनल है, उसमें जो साइज है वो म्यूटेबल रहेगा, एंड हेट्रोजेनियसली आपके कॉलम्स रहेंगे। पैनल आपका थ्री डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। Which of the following library is similar to pandas? numpy, rpy, outpy, none। तो यहाँ पे numpy आपकी pandas से सिमिलर होती है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, पैनल इज ए कंटेनर फॉर सीरीज एंड डेटा फ्रेम इज ए कंटेनर फॉर डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स। क्या बात है, ये ट्रू और फॉल्स? तो ये ऑप्शन फॉल्स है,